नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य को जैसे ही मयंक ने पीहू के स्कूल के बारे में बताया तो वो उसी गेट के पास खड़े होकर पीहू का इंतजार करने लग गया। नेहा ने विक्की से बात करने और आदित्य की गाड़ी को देखने के बाद तुरंत अपनी गाड़ी स्कूल के सामने से घुमा ली थी। इस वक्त उसके पास पीहू को आदित्य के हाथों सौंपकर वहां से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ स्कूल की छुट्टी होते ही सारे बच्चे भागते हुए बाहर आ रहे थे। वो दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स से जाकर मिल रहे थे जो गेट के पास उनका ही इंतजार कर रहे थे। आदित्य को भी उम्मीद थी कि उसकी बेटी पीहू उसे दूर से देखते ही पहचान लेगी और आते ही उससे लिपट जाएगी। सभी बच्चों की तरह पीहू भी अपनी क्लास से बाहर निकल रही थी। तो जब वो जहाँ से आ रही थी वहाँ आदित्य थोड़ा उल्टी दिशा में खड़ा हुआ था। पीहू को रोज की तरह ही लग रहा था कि उसकी बड़ी आज उसे ऑफिस में होगी और शायद आते हुए उन्हें लेट हो जाए, इसलिए पीहू धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रही थी। दूसरे बच्चे उससे हमेशा पूछते रहते थे कि उसके पापा कहाँ हैं, लेकिन पीहू के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता था। तभी चलते हुए पीहू की एक फ्रेंड ने उसे कहा, पीहू वो देखो वो अंकल की गाड़ी कितनी सुंदर है। और वो भी इत्तेफाक से उसकी दोस्त आदित्य और उसकी ही गाड़ी की बात कर रही थी। पीहू को ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था बड़ी गाड़ी देखने में, लेकिन फिर भी अपनी दोस्त के कहने पर उसने देख लिया। उसने जैसे ही आदित्य को देखा तो उसके मुंह से निकला डैडी। इतना कहते ही पीहू बिना कुछ सोचे समझे आदित्य की तरफ दौड़ पड़ी। इतने दिनों बाद अपने कूल अंकल अपने डैडी को सामने खड़ा पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका एक एक उछलता हुआ कदम उसकी उत्सुकता को साफ बयान कर रहा था। आसपास के बच्चे फटी आंखों से बस पीहू को ही उस हैंडसम आदमी की तरफ दौड़ते हुए देख रहे थे। पीहू को अपनी तरफ आता हुआ देखकर आदित्य के दिल में एक अजीब सी तड़प उठ रही थी। पीहू के गले लगते ही आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने ही किसी हिस्से को छू लिया हो। उसने तुरंत पीहू को अपनी गोद में उठाकर उसे गले लगा लिया। डैडी आई मिस यू सो मच, आप मुझे पिक करने के लिए आए हो ना, पीहू ने उससे लिपटते हुए कहा। आदित्य कुछ देर तक तो बस पीहू को ही अपने सीने से लगाए हुए थे। एक पिता ने अपनी बेटी की प्रेजेंस को कई दिनों बाद महसूस किया था। उसने धीरे धीरे पीहू की पीठ सहलाते हुए पूछा, माई एंजल कैसी है मेरी बच्ची, ठीक तो है ना, आदित्य ने पूछा। पीहू ने सिर हिलाते हुए उसे जवाब दिया, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप कैसे हो, आओ पहले गाड़ी में बैठते हैं फिर बात करेंगे, आदित्य ने कहा और पीहू के साथ अपनी कार की तरफ चलने लग गया। आज कई दिनों बाद पीहू अपने डैड के बगल में उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। आदित्य को पीहू के नन्हे हाथों को स्पर्श करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा है। पीहू ने बड़े ही आराम से अपना सिर अब आदित्य के हाथ पर टिका दिया, जिसके बाद आदित्य भी उसे दूसरे हाथ से सहलाने लग गया। पीहू, डैड आपको घर लेकर जा रहे हैं, आप चलोगे ना मेरे साथ घर, आदित्य ने पूछा। पीहू ये सुनते ही सिर हिलाकर बस हाँ कहना चाहती थी, लेकिन उसे अचानक से कुछ याद आ गया और उसका पूरा ही चेहरा उतर गया। डैड मुझे तो आपके साथ आना है, लेकिन बड़ी वो तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी ना, पीहू ने उदास शक्ल बनाते हुए कहा। बड़ी को भी मेरे साथ रहना चाहिए ना, पीहू ने कहा। आदित्य उसकी बात अच्छे से समझ रहा था, पर उसने ये तो कहा ही नहीं कि वो अकेले पीहू को लेकर जाने वाला है। पीहू, मैंने कब कहा कि मैं आपकी बड़ी को अकेले छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ घर चलो और बड़ी का वेट करो, आपके डैडी मम्मी को भी जल्दी घर ले आएंगे, आदित्य ने कहा। वो खुद भी नेहा के बगैर अब एक और पल नहीं रहना चाहता था। पीहू को यह आइडिया बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे नेहा की कही एक बात याद थी। उसकी आदत थी कि अगर नेहा ने उसे कुछ समझा दिया है तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी। नहीं बड़ी मुझे कुछ दिनों पहले बड़ी ने कहा था, नहीं डैडी मुझे बड़ी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम लोग अब आपके घर नहीं रह सकते हैं, हमारी वजह से आप परेशान होते हो, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती, पीहू ने अपने होठों को बाहर निकालकर पपी फेस बनाते हुए कहा।
वो दिल से चाहती थी कि वो बड़ी और डैडी पहले जैसे ही उसके दोनों ही बड़ी डैडी साथ रहने लगे, लेकिन उसे ये होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। आदित्य को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची ये सब कुछ कह रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार नेहा ने पीहू को ये सब कुछ क्यों कहा होगा। वो कब से परेशान होने लगा उन दोनों को लेकर, तो अगर ऐसा था कि ही नहीं तो नेहा ने ये सब कुछ क्यों कहा होगा उससे। पीहू, आपके डैडी आपको और बड़ी को लेकर घर जाएंगे। आई प्रॉमिस यू, मैं आप दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। आदित्य ने पीहू के हाथों को पकड़ते हुए कहा। पीहू अपने डैडी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसके लिए नेहा की बातें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती थी, लेकिन आदित्य की बात भी उसके लिए कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं होती थी। उसने थोड़ी देर तक इस बारे में सोचा, फिर बड़े प्यार से कहा, पर डैड, बड़ी कब आएंगी वापिस? उन्हें जब पता चलेगा कि मैं कहीं चली गई हूँ तो उन्हें बहुत ही टेंशन होगी ना। उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ आई तो? आदित्य ने अब मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बड़ी जल्दी घर आ जाएगी पीहू। उसका विश्वास सुनकर अब पीहू का भी चेहरा चमक उठा। उसे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि वो तीनों एक बार फिर से एक साथ रहने वाले थे। आदित्य ने पीहू की सहमति सुनते ही गाड़ी घर की तरफ ले ली। पूरे रास्ते पीहू और आदित्य एक दूसरे से बातें करते रहे। पीहू से बात करते हुए आदित्य को बस यही ख्याल बार बार आ रहा था कि कुछ ही दिनों में नेहा भी उसके पास आने वाली थी। घर पहुंचते ही पीहू को देखकर मरियम की खुशी संभाले ही नहीं संभल रही थी। उसने उस दिन सब कुछ पीहू की पसंद का बनाया था। एक भी पल के लिए वो पीहू को अकेले नहीं छोड़ रही थी। पूरी रात वो पीहू को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। आज इतने दिनों बाद उन्हें अपनी पोती वापस मिली थी। वो अच्छे से देख पा रही थी कि आदित्य को पीहू के मिलने की खुशी तो बहुत थी, लेकिन अभी भी उन्हें नेहा के बिना चैन नहीं पड़ रहा था। पीहू घर आकर खुश तो बहुत थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो नेहा को बहुत ही मिस भी कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो पीहू को कॉल कर ले, लेकिन उसे चिंता होगी ये सोचकर पीहू ने भी अपनी मॉम को खुद से फोन करने से रोक लिया। यहाँ नेहा फन क्लब में पहुंच चुकी थी, लेकिन दिन भर से पीहू की एक खबर नहीं आई थी। रात हो चुकी थी, लेकिन पीहू का कोई भी कॉल भी नहीं आया था। विकी ने नेहा को बस इतनी सी खबर दी थी कि पीहू सिंघानिया मेंशन में है और सेफ है। उसके आगे ना विकी को पता था और ना ही नेहा को। नेहा फन क्लब में ही रह रही थी, ये बात आदित्य सोच भी नहीं सकता था। बस यही सोचकर नेहा चुपचाप बैठी थी। वो इसी बारे में सोच कर घबरा रही थी। तभी उसका फोन बजा। नंबर उसकी पहचान का नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसने बिना सोचे समझे फोन उठा लिया। हेलो, नेहा ने उठाते ही कहा। हेलो बड़ी, दूसरी तरफ से पीहू की सॉफ्ट आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनते ही नेहा के दिल में एक ठंडक पड़ गई। जो इतनी देर से बेचैन हो रही थी उसके अंदर, वो अब अंदर अचानक से शांत हो गई थी। पीहू, आई मिस यू बेबी, क्या कर रहे हैं आप ठीक तो है ना? नेहा ने पूछा। आई मिस यू टू बडी, डोंट वरी, यहाँ पर मेरा सब ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। मरियम दादी ने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया, पीहू ने कहा। वो इतनी एक्साइटेड थी कि दिन भर में जो कुछ भी हुआ वो सब अब अपनी बड़ी को बता दिया। बड़ी, डैड ने कहा है कि आप जल्दी घर आने वाले हो, आप कब आ रहे हो? पीहू ने पूछा। ये सुनकर एक पल के लिए नेहा की धड़कनें बढ़ गई। आदित्य उसे घर लाने की बात कर रहा था, लेकिन उसने इतनी श्योरिटी के साथ पीहू को ये बात कैसे कह दी? मुझे जिस बात का डर था, क्या वो सच होने वाला था? उसके मन में बस अब एक ही जिद चल रही थी कि चाहे जो भी हो जाए वो और आदित्य फिर से एक नहीं हो सकते। पीहू, एक बात बताइए, आपने अभी बड़ी को कॉल कैसे किया है? कोई है क्या आपके आसपास? नेहा ने पूछा। ये बात सुनते ही पीहू ने नजर उठाकर आदित्य को देखा, जो ठीक उसके सामने सोफे पर बैठा हुआ था। आदित्य ने पीहू को अच्छे से समझाया हुआ था कि जितना वो उसकी बात अच्छे बच्चों की तरह मानेगी, उतनी जल्दी ही नेहा घर वापिस आएगी। बस यही सोचकर ही पीहू ने साफ झूठ बोल दिया, नहीं बड़ी, मैं अकेली हूँ। ये सुनकर अब नेहा को थोड़ी सी शांति मिल गई। उसे डर था कि कहीं आदित्य पीहू के जरिए उस तक पहुंच ना जाए। उसने कुछ सोचते हुए अब पीहू को बड़ी ही शांति से समझाने की कोशिश की। पीहू, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत कुछ चल रहा है बड़ी की लाइफ में जो अभी बड़ी आपको नहीं समझा सकती है, लेकिन आप उस घर में और नहीं रह सकती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप भी अच्छे से जानती हैं कि कुल अंकल आपके डैड नहीं है, इसलिए हमें अब उनके साथ नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी हम उनके पास रुके तो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, और सिर्फ उनके लिए नहीं, हम दोनों भी परेशान ही रहेंगे। इसलिए आप मेरी बात मानोगे ना? आपको वहां से निकलना होगा। बड़ी आपको दूसरी जगह लेकर जाएगी, ठीक है? नेहा की बात पीहू शांति से उदास चेहरे के साथ सुन रही थी।
आज इतने दिनों बाद वो आदित्य से मिलकर खुश फील कर रही थी, लेकिन नेहा फिर से वहां से निकलने की बात कर रही थी। पीहू, आप सुन रहे हो ना, बड़ी आपके बिना नहीं रह सकती। नेहा ने अपने दिल की बात कह दी। उसे नहीं पता था कि पीहू उसकी बातों को कितना समझ पा रही थी, लेकिन उसके पास पीहू के अलावा अब और कोई नहीं था। वो किसी भी कीमत पर उसे खो नहीं सकती थी। पीहू को इस वक्त ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस इतना जानती थी कि उसकी बड़ी उदास थी, जिसकी वजह शायद वो खुद थी। उसे गिल्ट हो रहा था ये सोचकर कि अगर वो यहाँ अपने डैड के साथ वापस नहीं आती तो शायद उसकी बड़ी इतनी उदास नहीं होती। ये सोचकर ही उसकी मोटी मोटी आंखों में अब आंसू भर चुके थे। उसने कहा, सॉरी बड़ी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं डैडी को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। सॉरी, मैं आपसे जल्दी बाद में बात करूंगी। इतना कहकर पीहू ने रोते हुए फोन काट दिया। पीहू भी अब फोन रखकर सीधे ऊपर चली गई। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर नेहा का दिल भर आया। उसके दिल पर एक भारी बोझ उसे महसूस हो रहा था। अपनी मजबूरियों के कारण उसे पीहू से इतना सब कुछ एक्सपेक्ट करना पड़ रहा था। रह रहकर उसे अब आदित्य पर भी गुस्सा आ रहा था। पीहू को इस तरह से घर ले जाना उसे ठीक नहीं लग रहा था। यह आदित्य अब पीहू का चेहरा देखते ही समझ गया था कि नेहा ने कुछ तो कहा था उससे। आदित्य से पीहू की उदासी अब देखी नहीं जा रही थी। वो इतना समझ चुका था कि नेहा का शायद वापस आने का कोई भी इरादा नहीं था। अगर होता तो पीहू इतनी उदास होकर ऊपर नहीं जाती। उसके ठीक बगल में मयंक भी अब अपना सिर झुकाए वहीं पर खड़ा हुआ था। आदित्य की शांति देखकर अब वो समझ गया था ये तूफान के पहले का सन्नाटा था। उसे इतना गंभीर माहौल देखकर बस यही लग रहा था कि उसे जल्द से जल्द अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ने वाला था, तभी क्या सोचा है तुमने, आदित्य ने पूछा। उसका सवाल सुनकर अब मयंक चुपचाप खड़ा था। इस वक्त वो बिल्कुल ही ब्लैंक था। सर पता नहीं, मयंक ने कहा। आदित्य अब लड़खड़ाती हुई जुबान से उससे कुछ तो कहना चाहता था, लेकिन उसे कुछ अब समझ नहीं आ रहा था। अफ्रीका में पब्लिक सर्वेंट प्रोजेक्ट की मीटिंग होने वाली है, तुम उस पर ध्यान दो अभी, आदित्य ने कहा। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि उसका इंटेंशन सच में काम पर फोकस करना था या फिर अफ्रीका भेजकर वो मयंक को कोई सजा देने वाला था, क्योंकि वो ये भी सोच पा रहा था कि आदित्य ऐसे वक्त में भी अफ्रीका जाने की बात कर रहा था। सर, आप सच में मुझे प्रोजेक्ट के लिए भेज रहे हैं या फिर से कोई पनिशमेंट है, मयंक ने डरते हुए पूछा। डोंट वरी, तुम वहां से जिंदा ही वापस आओगे, आदित्य ने कहा। ये सुनते ही मयंक को और भी सहम गया। उसने अपने दिमाग को शांत करते हुए सोचा और कहा, सर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं नेहा मैडम को आपके पास ला सकता हूँ। अचानक से उसके मुंह से ये बात सुनकर आदित्य अब चिढ़ गया। उसे लगा शायद मयंक कुछ मजाक कर रहा था। उसने तुरंत उसे घूरते हुए कहा, अब क्या चाहते हो तुम, तुम्हें अफ्रीका से वापस नहीं आना है क्या? सर प्लीज ट्रस्ट मी, ये बेस्ट तरीका होगा, मयंक ने बड़ी हिम्मत के साथ पूरे विश्वास के साथ कहा। क्योंकि जब तक मैम खुद बाहर आना नहीं चाहेगी, आप चाहे जितना भी वेट कर ले, उसने कहा। ये सुनकर अब आदित्य ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। तुम्हें किसने कहा कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ? उसकी तेज आवाज सुनकर अब मयंक सहम गया। वो जानता था कि आदित्य खुद से इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो सच में नेहा को देखने के लिए अंदर से तड़प रहा था। उसने तुरंत अपनी जुबान को संभालते हुए कहा, सर मैं समझ गया, मैं तो ये कहना चाहता था कि फन क्लब विकी की प्रॉपर्टी है। अगर सबको पता चल गया है कि मैम वहाँ पर रुकी है तो इससे अल्टीमेटली हमारी ही रेपुटेशन खराब होगी। मैं तो बस इसलिए अपने कंसर्न्स बता रहा था, मयंक ने कहा। उसने नेहा को बाहर लाने का एक सॉलिड रीजन आदित्य के सामने रख दिया था। वो अच्छे से जानता था कि आदित्य का दिल नेहा को देखने के लिए बेताब हो रहा था, लेकिन मयंक के सामने वो प्रोफेशनल रीजन ही एक्सेप्ट करेगा। और उसका अंदाजा सही निकला। आदित्य ने उसकी बात सुनकर ऐसे सिर हिलाया जैसे वो बिल्कुल ही सही बोल रहा था। हाँ तो क्या सोचा है तुमने, उसने पूछा। इस बार आदित्य ने उससे सीरियसली पूछा। आदित्य की रिलैक्स्ड आवाज सुनकर मयंक के चेहरे पर थोड़ा सा सुकून था। उसने तुरंत अपने दिमाग में चल रहे आइडिया को आदित्य के साथ शेयर किया। सर अभी पीहू ने मैम से बात की है, हम उसी की टोन में मैम को ये मैसेज कर सकते हैं कि वो पीहू से मिलने आए। पीहू के नाम का मैसेज देखकर मैम खुद को पीहू से मिलने से रोक नहीं पाएगी, आपको क्या लगता है, उसने कहा। एक पल के लिए आदित्य को लगा कि ये बहुत ही बचकाना आइडिया है। नेहा इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि इतनी आसानी से ट्रैप हो जाए, लेकिन कुछ देर तक इस बारे में विचार करने के बाद उसे लगा कि शायद मयंक ठीक ही कह रहा है। इस वक्त पीहू और नेहा की जो स्टेट थी उसमें एक भी इमोशनल मैसेज नेहा को पीहू की तरफ खींचने के लिए काफी होगा।
पर मैं ये नहीं कर सकता, आदित्य ने कहा। वह इस मामले को लेकर जरा भी कॉन्फिडेंट नहीं था। आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सर, ये सब कुछ मैं देख लूंगा, मयंक ने कहा। उसे ये जानकर खुशी हो रही थी कि उसके बॉस को फाइनली उसके किसी आइडिया पर भरोसा हो रहा था। इतना कहते ही मयंक ने उसी फोन को उठाया जो पीहू छोड़कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। इसमें लास्ट डायल नंबर से मयंक ने नेहा का अपडेटेड नंबर मिल गया था। उसने फोन उठाते हुए एक गहरी लंबी सांस ली। उसे इस बात की राहत थी कि अब वो अपनी बॉस की वाइफ को ढूंढकर अफ्रीका जाने से बच सकता था। अफ्रीका जाना उसे खुद के लिए एक पनिशमेंट ही लग रही थी। नेहा को ढूंढकर सबसे पहले वो इससे बचना चाहता था। उसने पीहू की टोन में नेहा के लिए एक मैसेज टाइप करना शुरू किया। यहाँ नेहा फन क्लब के अंदर बने एक प्राइवेट रूम में से एक कमरे में थी। पीहू से बात करने के बाद वो बेचैन होकर पूरे कमरे में इधर से उधर वॉक कर रही थी। इस पूरे दिन में उसके दिमाग में ढेरों ऐसे ख्याल आ चुके थे कि वो पीहू को आदित्य के घर से बाहर कैसे निकाले, लेकिन उनमें से एक भी आइडिया उसे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि आदित्य के घर की टाइट सिक्योरिटी से पीहू को निकाल पाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसे एक बात की संतुष्टि थी कि पीहू सेफ थी। आदित्य के पास होने से उसे उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो किसी तरह से पंख लगाकर सीधे उड़कर पीहू के सामने चली जाए। तभी अचानक से उसके फोन की घंटी बजी। नेहा ने उठाकर फोन को देखा तो उस पर उसी नंबर से एक मैसेज आया हुआ था जिससे पीहू ने कॉल किया था। पीहू का मैसेज कहते ही नेहा की आंखें चमक गई। बिना एक भी पल की देरी किए नेहा ने उस मैसेज को खोला तो उसमें लिखा हुआ था, बडी आई मिस यू सो मच। मैंने आपका फोन जानबूझकर नहीं काटा था, डैड इसी तरफ आ रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं डैड देख ना लें। मुझे आपके पास आना है बडी। मैंने डैडी से कहा तो उन्होंने कहा कि वो मुझे आपके पास छोड़ देंगे, इसलिए वो आज रात को मुझे होटल साइन लेकर जा रहे हैं। आप वहां आकर मुझे लेकर जाओगी ना बडी। ये मैसेज पढ़ते ही नेहा की आंखों में अब आंसू भर गए थे। इस मैसेज की लैंग्वेज पढ़ते ही नेहा को यकीन हो गया था कि ये मैसेज पीहू ने ही किया है। इस मैसेज ने उसके दिल को छू लिया था। वो तो खुद ही पीहू को देखने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रही थी। वो जानती थी कि पीहू उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह पाएगी। वो नहीं जानती थी कि जाने अनजाने में उसने मयंक के किए हुए मैसेज पर भरोसा कर लिया था। नेहा उसके मैसेज करके एग्जैक्ट लोकेशन भेजने ही वाली थी कि उतनी देर में एक और मैसेज उसके फोन में फ्लैश हो गया, होटल साइन रूम नंबर 2801। नेहा समझ गई थी कि अब उसे क्या करना है। उसका दिल खुशी से झूम रहा था कि फाइनली वो पीहू को आज रात ही अपने साथ लेकर निकल जाएगी। मन से वो आदित्य को भी थैंक्स बोल रही थी। ये सोच कर के उसने पीहू को नेहा के हवाले करने का सोचा था। उसी वक्त आदित्य के फोन में एक मैसेज आया जिसमें हूबहू वही एड्रेस लिखा हुआ था जो नेहा को गया था, होटल साइन रूम नंबर 2801। ये मैसेज देखते ही अब आदित्य समझ गया था कि मयंक ने अपने प्लान को एक्शन में बदल दिया था। उसकी आंख में अलग तरह की कोल्डनेस थी जिसे देखकर कोई समझ ही नहीं सकता था कि वो क्या सोच रहा था। कुछ देर तक अपने फोन में उस मैसेज को देखकर वो बहुत कुछ सोच रहा था और थोड़ी देर बाद अब वो गुस्से में वो वहां से उठकर चला गया। होटल साइन शहर का सबसे बड़ा होटल था और शहर के बीचों बीच था। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े नाम वाले लोग ही आया करते थे। यहाँ एक तरफ नेहा अपनी बेटी को लेने जाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, वहीं आदित्य भी घर से निकलने के लिए रेडी था। मयंक ने अपनी तरफ से दोनों को मैसेज करके अपना काम पूरा कर दिया था। होटल के बाहर पहुंचते ही नेहा ने जब इस चमचमाती बिल्डिंग को देखा तो उसे आदित्य का स्टैंडर्ड याद आ गया। वो जानती थी कि आदित्य अपनी बेटी को लेकर किसी छोटी मोटी जगह पर नहीं जा सकता था। इतने बड़े होटल के अंदर जाने में नेहा को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन पीहू से मिलने की एक्साइटमेंट में वो खुद को ही रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही वो होटल के अंदर गई वहां के मैनेजर ने उसे रोकते हुए पूछा, मैम डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट और कोई बुकिंग? इतने बड़े होटल में अंदर जाना इतना आसान नहीं था। नेहा जानती थी कि उसे ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसे विक्की ने एक फेक आईडी दे दी थी। नेहा ने तुरंत वो आईडी निकाली और मैनेजर को दिखा दिया। मैनेजर ने पहले तो उस आईडी को बड़े ही ध्यान से देखा। उसने अच्छे से चेक करने के बाद किसी को कॉल किया। उसके तुरंत बाद उसने नेहा को ऊपर जाने की परमिशन दे दी। इशारा मिलते ही नेहा जल्दी जल्दी लिफ्ट की तरफ चलने लग गई। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी पीहू से मिलने की उसकी बेसब्री बढ़ती ही जा रही थी। उसने अब जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाया और ऊपर जाने लगी। देखते ही देखते वो अब 28वें फ्लोर पर पहुंच गई। लिफ्ट के बाहर निकलते ही उसे पता चला कि इस फ्लोर पर बस एक ही कमरा है।
जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है। नेहा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आदित्य पीहू को लेकर यहाँ क्यों आया था। उसने इस प्रेसिडेंशियल सीट में आखिर ऐसा क्या करना था। उसने एक गहरी सांस ली और रूम नंबर 2801 की तरफ चलना शुरू कर दिया। नेहा जैसे ही उस कमरे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजा तो बंद था। एक पिलर के सामने छुपकर नेहा उस दरवाजे को देखने लग गई। पीहू यहाँ है क्या? आदित्य भी उसके साथ होगा, पर आदित्य के बॉडीगार्ड्स तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेहा ने मन में सोचा। उसे कमरे के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आमतौर पर आदित्य बिना सिक्योरिटी के नहीं चलता था, लेकिन आज एक भी गार्ड को कमरे के आसपास न देखकर नेहा को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसी नंबर पर मैसेज किया जिससे पीहू का मैसेज आया था। पीहू बड़ी यहाँ पर आ चुकी है। मुझे रूम के बाहर कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या आप रूम के अंदर है? जल्दी से बाहर आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ये मैसेज पीहू को भेजने के बाद नेहा ने फोन साइड कर लिया और फिर से दरवाजे की तरफ देखने लग गई। एक एक बीतते पल के साथ उसकी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। उसे एक डर भी था कि कहीं उसकी मुलाकात आदित्य से ना हो जाए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो आदित्य के सवालों का अब क्या ही जवाब दे पाएगी या नहीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब ना उसे कोई हलचल दिखाई दे रही थी और ना ही कोई फोन या मैसेज आया, तब उसने फिर से उस नंबर पर मैसेज भेजा। पीहू कम आउट क्विकली, बड़ी यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं कर सकती है। उसे डर था कि कहीं इस इंतजार के कारण उसे कोई वहां पर देख ना ले। थोड़ी ही देर के बाद नेहा को उस मैसेज का रिप्लाई मिल गया। बड़ी, मेरे पास कुछ सामान है, मैं ये सब कुछ बाहर नहीं ला पाऊंगी। रूम में और कोई नहीं है, इसलिए आप ही अंदर आ जाओ प्लीज। ये मैसेज पढ़ते ही नेहा को एक स्ट्रेंज सी फीलिंग हो रही थी। वो लैंग्वेज तो पीहू की थी, लेकिन फिर भी उसे ये मैटर कुछ ज्यादा ही स्मूथ लग रहा था। अपने दिल में उठ रही इस अजीब सी फीलिंग को उसने जानबूझकर साइड किया और ये सोचकर खुश होने लगी कि पीहू से वो मिलने वाली थी। उसे भरोसा था कि अगर उसे बाय एनी चांस आदित्य मिल भी जाता है तो वो हक से अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकती है। आखिरकार पीहू ने खुद कहा था कि वो बड़ी के साथ ही रहना चाहती है। इसी थॉट के साथ नेहा हिम्मत करके अब उस दरवाजे की तरफ बढ़ती जा रही थी। अपना फोन निकाला और पीहू को मैसेज किया, पीहू बडी इज कमिंग, ओपन द डोर। ये मैसेज करने के तुरंत बाद नेहा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे के ठीक सामने पहुंच गई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसकी दिल की स्ट्रेंज फीलिंग बढ़ती ही जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक्चुअली उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। ये तो खुला ही लग रहा है, शायद पीहू ने ही खुला रखा होगा, नेहा ने अब अपने मन में सोचा। उसने अगले ही पल दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे से उसे धकेलते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लग गई। अंदर आते ही उसने कमरे में को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने आलीशान कमरे में शायद वो पहली बार आई थी। इस कमरे की सजावट में कुछ पलों के लिए नेहा की नजरें अटक सी गई थी। मार्बल्स के फ्लोर ऐसे चमक रहे थे जिसमें नेहा अपनी शक्ल को साफ देख पा रही थी। अंदर आते ही नेहा को इस कमरे में प्राइस का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसे पता था कि आदित्य के लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस चमक दमक से हटकर उसकी नजरें तो बस अब अपनी बेटी पीहू को ही वहां पर ढूंढ रही थी। नेहा इधर उधर देखकर घूमकर हर तरफ देख रही थी, लेकिन उसे पीहू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। पीहू कहाँ है आप? देखो बड़ी, आपको लेने के लिए आ गई। नेहा ने एक बार नहीं, दो बार, ये 3 बार ये बात कही, पर कहीं से पीहू बाहर नहीं आ रही थी। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि पीहू उसे यहाँ बुलाकर आखिर अब कहाँ चली गई थी। उसे लगा कहीं पीहू वॉशरूम में तो नहीं है। पीहू आप अंदर हो क्या? कहते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक से उसने बालकनी की तरफ से किसी के आने की आहट सुनी। उसने तुरंत पलटकर देखा तो सामने देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई, तुम यहाँ कैसे? अपने सामने आदित्य को खड़ा देखकर अब उसके होश उड़ गए। उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि पीहू का नाम लेकर उसके लिए इतना बड़ा ट्रैप बिछाया जा रहा था। जिस बात का डर था उसे वो अब सच हो चुका था। आदित्य उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में वो अब नहीं थी, इसलिए उसने मुड़कर दरवाजा खोलने और वहां से बाहर जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने हैंडल पर हाथ रखा उसे रियलाइज हुआ कि दरवाजा बंद हो चुका है। उसने एक बार नहीं कई बार उसे दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। नेहा अब तुरंत समझ गई थी कि ये सब कुछ कौन कर रहा था। उसने गुस्से में पलटकर आदित्य की तरफ देखा और कहा, आदित्य, इन सब का क्या मतलब है? पीहू कहाँ है? कहाँ रखा है तुमने उसे? नेहा बोलते हुए कब चिल्लाने लगी थी उसे पता ही नहीं चला।
आदित्य बस आराम से मुस्कुराते हुए जाकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया था। बड़े दिनों बाद उसे नेहा का गुस्सा सुनने को मिल रहा था। इतने दिनों से उसके कान इस आवाज को सुनने के लिए तरस रहे थे। इतने दिनों से उसके मन में नेहा के लिए जो गुस्सा भरा हुआ था, आज वो मुस्कुराते हुए निकल रहा था। उसने सोचा क्यों ना वो किया जाए जिसे किए हुए काफी दिन हो चुके थे। पीहू क्या पीहू, ये पीहू का नहीं मेरा कमरा है, तुम्हें ये नहीं पता क्या? या फिर तुम पीहू का नाम लेकर मेरे कमरे में आने का बहाना ढूंढ रही थी? आदित्य ने नेहा को छेड़ते हुए कहा। नेहा अच्छे से समझ गई थी कि आदित्य अब उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस बात पर नेहा को अब अंदर से जोर से हंसी भी आ रही थी, लेकिन बाहर से वो आदित्य पर अपना गुस्सा बरसाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। आदित्य, ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? ये सब तुमने प्लान किया था मुझे ढूंढने के लिए? नेहा ने पूछा। उसे सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था। जिन मैसेजेस को वो पीहू का समझकर यहाँ तक आ गई थी, वो पीहू ने नहीं बल्कि आदित्य ने किए या करवाए थे। नेहा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आदित्य इस तरह के बचकाने तरीके अपना लेगा उसे ढूंढने के लिए। उसे तो हंसी आ रही थी ये सोच कर के शायद आज तक उसने आदित्य को ठीक से जाना ही नहीं था। वो सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी, लेकिन आदित्य तो अपनी ही मस्ती में सवार था। नेहा, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेरा रूम है। एक तो तुम बिना पूछे अंदर आ गई और ऊपर से मुझ पर ही इतने सारे इल्जाम लगा रही हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। आदित्य ने अपनी हंसी को रोकते हुए नेहा के मजे लेते हुए कहा। नेहा उसका मूड देखकर समझ गई थी कि उससे बहस करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। उसे जितना गुस्सा अब आदित्य पर आ रहा था, उतनी ही फिक्र पीहू की भी हो रही थी। वो तुरंत यहाँ से निकलकर पीहू के पास जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने एक पल अपने इमोशंस को संभालते हुए कहा, सी, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है। मैं बिना तुमसे कुछ कहे वहां से निकल गई। अबाउट दैट आई एम सॉरी। मैं बिना नॉक किए इस रूम में आ गई, उसके लिए भी आई एम सॉरी। अब मैं जाऊँ? नेहा बिना बात को आगे बढ़ाई चुपचाप माफी मांगकर बात को यही खत्म करने का सोच रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह से आदित्य उसे यहाँ से जाने की इजाजत दे दे। उसे पता था कि ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि लेकिन वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश कर रही थी। उसकी माफी सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। वो समझ गया था कि नेहा क्या करने की कोशिश कर रही थी। हमेशा बहस पर बहस करने वाली नेहा आज बात खत्म करने की जल्दी में थी। नहीं, यू कांट। तुम्हें क्या लगता है जितनी आसानी से तुम आई थी उतनी ही आसानी से यहाँ से जा भी सकती हो? आदित्य ने कहा और सोफे से उठकर अब खड़ा हो गया। जैसे जैसे उसके कदम अब नेहा की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उसकी आंखें नेहा से ढेरों सवाल कर रही थी, जिन्हें नेहा साफ साफ महसूस कर पा रही थी। तुम मेरे घर से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए मेरी बेटी को साथ लेकर निकल गई थी, और तुम्हें अभी भी उसका कारण बताना जरूरी नहीं लग रहा? इस बार आदित्य की आवाज में निराशा और गुस्सा दोनों साफ सुनाई दे रहे थे। मेरी बेटी शब्द पर उसने जितना जोर दिया था, उसका भाव नेहा के दिल तक पहुंच गया था। नेहा को ऐसा फील होने लगा था जैसे पीहू को उससे दूर करके उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आदित्य के सवाल ने नेहा की नजरें शर्म से झुका दी थी। कुछ देर तक तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आदित्य की आंखों में आंखें डालकर उसे देख सके। बड़ी हिम्मत जुटाते हुए अब उसने कहा, आदित्य, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी शादी सिर्फ एक एग्रीमेंट था, और ये बात मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे पीहू को लेकर तुम्हारी लाइफ से निकलना होगा। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक्स फॉर दैट। तुम्हारा मेरे ऊपर जितना भी कर्ज है उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी, नेहा ने कहा। वो जानती थी कि जो वो कह रही थी शायद आदित्य वो सुनने में उसे अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन उसे कभी ना कभी तो ये कहना ही था। उसने इतना सब कुछ एक सांस में कह डाला, जैसे न जाने कब से वो ये सब कुछ अपने अंदर दबाए हुए बैठी थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आदित्य के चेहरे पर कुछ खास बदलाव नहीं था। वो बस एकटक नेहा की आंखों की तरफ देखे जा रहा था। एग्रीमेंट हुआ तो क्या? तुम मुझे बिना कुछ कहे चली जाओगी, वो भी मेरी बेटी को साथ लेकर? आदित्य ने पूछा। नेहा उसके सवाल के बाद ब्लैंक थी। उसे यही डर बहुत दिनों से सता रहा था कि जिस दिन वो आदित्य के सामने आएगी उस दिन शायद आदित्य उससे बहुत कुछ पूछता रह जाएगा और नेहा कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। नहीं, वो एक्चुअली नेहा कुछ बहाने देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य की नजरों के सामने झूठ बोल पाना अब उसके बस की बात नहीं थी। डर के कारण धीरे धीरे उसके कदम अब पीछे की तरफ बढ़ने लग गए थे।
क्या सोचा था तुमने? तुम बिना कुछ कहे मेरी लाइफ से मेरी बेटी को लेकर चली जाओगी और मैं तुमसे सवाल तक नहीं करूंगा। मेरे सामने आओगी और मुझे देखकर आराम से दरवाजा खोलकर वापस भी चली जाओगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। यही सोचा ना तुमने? आदित्य कहते हुए अब धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे नेहा के पैर पीछे की तरफ खिसक रहे थे। उसकी आंखें झुकी हुई थी और कहने को कुछ भी नहीं था अब उसके पास। ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें। नेहा लड़खड़ाती हुई जुबान से कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन आदित्य के गुस्से के आगे उसके मुंह से अब कुछ निकल भी नहीं रहा था। इतने दिनों बाद आदित्य की सांसों की गर्माहट महसूस करके अब नेहा जैसे कहीं अटक सी गई थी। वो लाख कोशिशें कर रही थी कि आदित्य की प्रेजेंस को अंदर तक महसूस ना करे, लेकिन ना चाहते हुए भी आदित्य की खुशबू नेहा की रग रग में समा रही थी। जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ रहा था उसके और नेहा के बीच की दूरी अब कम होती जा रही थी। धीरे धीरे पीछे खिसक कर नेहा अब दीवार के पास पहुंच चुकी थी। अब उसके पास और पीछे जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थी और आदित्य उन्हीं झुकी हुई नजरों को निहारे जा रहा था। अब कौन सा रास्ता है नेहा भागने का? बहुत शौक है ना तुम्हें भागते रहने का? आदित्य ने पूछा। आदित्य प्लीज मुझे जाने दो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें अपने बीच हुए इस एग्रीमेंट को भूल नहीं जाना चाहिए। नेहा ने डरते डरते बिना आदित्य की तरफ देखते हुए कहा। क्या समझूं? जब कुछ कहोगी तो समझूंगा ना। मुझे एक रीजन दे दो। तुम्हारे इस तरह से जाने का ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी जिसे मैं सोल्व नहीं कर सकता था? अरे कहकर तो देखती एक बार। आदित्य ने इस बार इमोशनल होकर पूछा। उसने कभी जाहिर नहीं किया था, लेकिन आज उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे नेहा ने उसकी कई उम्मीदों को एक साथ तोड़ा था। इतना पूछने के बाद नेहा का मन हो रहा था जैसे वो सब कुछ सच सच बता दे आदित्य को। कह दे कैसे निर्मला ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया था। कह दे कैसे उसने ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आदित्य के बेहतर भविष्य के लिए लिया था। लेकिन उसे पता था कि उसका ये सब कुछ कहने का कोई असर अब नहीं होने वाला था। उल्टा शायद आदित्य और उसकी मां निर्मला के बीच खटास आ जाएगी। यही सोचकर अपने स्वार्थ के लिए वो आदित्य से सच नहीं कहना चाहती थी। आदित्य तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे जाना था तो मैं चली गई। इसके आगे ना मैं कुछ बताना चाहती हूँ ना ही तुम कुछ पूछना। नेहा ने बड़ी हिम्मत से अपने मन को कड़ा करते हुए बड़ी सख्ती से ये कहने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो चाहे जितने भी झूठ बोलने की कोशिश कर ले उसके बातों में झूठ आदित्य आराम से पकड़ लेता था। हाँ फिर ठीक है, तुम्हें शायद पता नहीं है तुम झूठ बोलते हुए और भी ज्यादा बेवकूफ लगती हो, इसलिए कोशिश भी मत किया करो झूठ बोलने की। आदित्य ने अब हंसते हुए कहा। हाँ क्या कहा? मैं और बेवकूफ? अपने आप को देखा है कभी? अब नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। बातों बातों में एक सीरियस माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। नेहा को चिढ़ते हुए अब आदित्य के चेहरे पर भी चिढ़ाते हुए आदित्य के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी और उसकी बातें सुनकर नेहा भी अब मुस्कुरा रही थी। उस दौरान एक एहसास जो उनके बीच पनप रहा था उसे दोनों महसूस तो कर पा रहे थे, पर जाहिर कोई नहीं कर रहा था। धीरे धीरे आदित्य अब नेहा के इतना पास आ चुका था कि उसकी सांसों की महक नेहा के रोम रोम में अब बस रही थी। क्या आज हमेशा के लिए एक हो जाएंगे आदित्य और नेहा? क्या नेहा अब सब कुछ भूल कर रह जाएगी आदित्य के पास? क्या खत्म हो जाएगी उनके बीच की दूरियां, या फिर एक नया तूफान कर रहा है उनका इंतजार?